नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वेरियस शेयर्स का डीप एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस को हम जिस बेसिक मेथोडोलॉजी पे परफॉर्म करते हैं उसका नाम है फोर्ट्रेस मेथोडोलॉजी। फोर्ट्रेस, FORTRESS। आइए समझते हैं कि इस फोर्ट्रेस मेथोडोलॉजी से हम कैसे एनालिसिस करेंगे। एफ का अर्थ है फाउंडेशन, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि किसी कंपनी की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका मोड क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं। इसके बाद आता है ओ अर्थात ओनर, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कहीं उसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क तो नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे आर की। आर का मतलब है रेवेन्यू, जहाँ पे बात होगी रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की। और उसके बाद चौथा पॉइंट आता है टी अर्थात ट्रेजरी, जहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ अर्निंग, यानी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, उसके कैश फ्लो के बारे में, उसके डेट के बारे में। इसके बाद आता है आर, जहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के रिटर्न रेशियो की बात करेंगे, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी एट्सेट्रा। इसके बाद आता है ई अर्थात इकोनॉमिक वैल्यू, जहाँ पर हम कंपनी का वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे विभिन्न पैरामीटर से, P/E, P/B, P/S और वेरियस अदर मेटर्स, चाहे पीयर का वैल्यूएशंस हो इनके या फिर इसका हिस्टोरिक वैल्यूशन हो, हर लिहाज से इसको एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आता है एस, जहाँ पर हम वेरियस तरीके के सिनारियोज बनाएंगे, बुल सिनारियो, बेस सिनारियो, बियर सिनारियो, ताकि हमें अपनी कंपनी की एक फेयर वैल्यू, एक फेयर प्राइस पता लग सके। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेंटीमेंट्स, जहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं इस स्टॉक के बारे में एट ए पर्टिकुलर टाइम। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे कि टेक्निकली स्टॉक का प्राइस अभी किस लेवल पे चल रहा है। और इन सब को बताने के बाद हम ओवरऑल मार्किंग करेंगे इन सारे 8 कंपोनेंट्स की, और उसे लास्ट में एक सिंगल स्कोर आउट ऑफ 10 देंगे। और उस स्कोर के आधार पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये स्टॉक हमारी फर्दर स्टडी के लायक है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की फाउंडेशन के बारे में, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इसके कोर ऑपरेशंस क्या हैं। तो एग्जीकॉन ऑपरेट करती है एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में, जो कि एग्जीबिशंस और इवेंट इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती है। इसके अंदर ये तमाम तरह के एग्जीबिशंस और इवेंट सर्विसेज, एग्जीबिटर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और डिजिटल मीडिया सर्विसेज, ऑर्गेनाइजर्स बिजनेस फैसिलिटेशन, कॉरपोरेट ट्रैवल, रिलीजियस टूरिज्म, इवेंट वेन्यू कंस्ट्रक्शन और गोल्फ स्पोर्ट्स जैसी अनेक तरह की सर्विसेज देती है। बट सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी का, वो मेनली एग्जीबिशंस और इवेंट सर्विसेज में ही होता है। अब बात करते हैं कि क्या एग्जीकॉन के पास कोई कोर कॉम्पिटिटिव मोट है। तो एग्जीकॉन जिस तरह की सेक्टर में काम करती है, तो इस तरह के सेक्टर में एज सच कोई मोट नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज इसमें आ सकती हैं और काम कर सकती हैं, इसको कंपटीशन दे सकती हैं। कोई भी कंपनी बड़ी आसानी से कोई भी इवेंट मैनेज कर सकती है। बट एग्जीकॉन इवेंट्स मीडिया की जो खासियत है वो ये है कि इसके पास एक यूनिक इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट बेस है, और भारत की ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कि इवेंट एग्जीक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मीन्स फ्रॉम कॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ ए इवेंट टू पोस्ट इवेंट एनालिटिक्स तक सब कुछ ही अपने क्लाइंट्स को देती है। इससे इस कंपनी की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो बड़ी सुपीरियर हो जाती है, और इसी कारण ये 24% से भी ऊपर का एबिटा, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग है, मेंटेन कर पा रही है। इससे इसका एग्जीक्यूशन कंट्रोल बहुत अच्छा हो पाता है, और इसकी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी रेकरिंग टाइप की होती हैं, क्योंकि जैसे इसका अपना इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे लगातार इवेंट होते रहते हैं, और कंपनी लगातार इस परिप्रेक्ष्य में रेवेन्यू कमाते रहती है। अगर स्ट्रैटेजिक वैल्यू प्रपोजिशंस की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाई इसका पोर्टफोलियो है, अलग अलग तरह के इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज करती है, और रिकरिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसे मिलते हैं। अभी हाल ही में 5 महीने में इसने NPCIL के लगभग 120 इवेंट्स किए, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करता है। और इसी के साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें ये तमाम तरह के एक्विजिशंस को इंटीग्रेट कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले कुछ समय में इसने 7 से भी ज़्यादा एक्विजिशन किए हैं, और अपनी कंपनी को एक 360 डिग्री टिल्ट, 360 डिग्री फिट ये कंपनी दे रही है।
अब बात करें इसकी मार्केट पोजीशन और इसके टोटल एड्रेसेबल मार्केट के परिप्रेक्ष्य में, तो कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है, एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसे कह सकते हैं। लगभग 650 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक का इसका मार्केट कैप है इस समय पर। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू भी लगभग सेम है, क्योंकि किसी तरीके का डेप्रिसिएशन और बाकी चीज़ें अभी हैं नहीं, और बड़े एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है कंपनी। और इस कंपनी का पिछले 12 महीने का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो 140 करोड़ से ऊपर है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करें तो इंडिया के अंदर जो इवेंट्स और एग्जीबिशन मार्केट है उसकी वैल्यू लगभग 5.66 बिलियन यूएस डॉलर है, और ये 8% CAGR से भी ज़्यादा ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। इसके साथ अगर वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उसकी करंट वैल्यू लगभग 71 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि अगेन 8% के CAGR से ग्रो कर रही है। अगर कंपनी का टैम पेनिट्रेशन देखें इंडिया के अंदर, तो आप मान सकते हैं कि 1% से भी कम इसका पेनिट्रेशन है अभी इंडियन माइस मार्केट में। इसका अर्थ है कि अभी कंपनी के पास ग्रोथ का बहुत ज़्यादा और एम्पल स्कोप है, और अपने रेवेन्यू को ये मल्टी फोल्ड कर सकती है अगले कुछ सालों में। अब ये करेगी कैसे? तो इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बहुत सारे ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के हमें दिखाई देते हैं। जैसे कंपनी का पुणे में एक मैसी ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, जो कि 9 एकड़ का वेन्यू है और जिसकी कैपेसिटी लगभग 35,000 है। इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया था दिसंबर 2024 में, और इसका फुल वेन्यू अभी ऑपरेशनल होने ही वाला है। एस्टिमेटेड है कि इस अकेले वेन्यू से कंपनी को साल भर में लगभग 40 से 50 करोड़ की एनुअल सेल हो जाएगी, और ये एक हाई मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम होगी कंपनी की, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही गया है। अब यहाँ पर प्लग एंड प्ले टाइप की चीज़ है कि आप आइए और अपना इवेंट कीजिए। इसके साथ ही कंपनी का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की पाइपलाइन भी बड़ी स्ट्रांग है। इन्होंने एक मुंबई वेन्यू को प्लान किया है जो अगले 2 साल में ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एक अयोध्या वेन्यू में इनका काम चल रहा है, जहाँ पर इन्होंने 5 एकड़ की लैंड को एक्वायर किया है, और जो लगभग 2027 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनली भी इनके यूएई में, हांगकांग में, स्विट्ज़रलैंड में अलग अलग जगह ऑफिसेज हैं, जो इन्होंने अलग अलग तरीके के एक्विजिशन से हासिल किए हैं। कंपनी का जो टारगेट है जनरल, वो बताती है कि वो 40 से 50% CAGR से ग्रो करने वाली है अपना रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन की बात करें तो कंपनी की बड़ी अच्छी पाइपलाइन है, लगातार इन्हें ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। रेवेन्यू काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस सेंस में, क्योंकि ये लगातार गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जीतती रहती है। इसके अलावा कंपनी ग्रो कर रही है इनऑर्गेनिकली भी तमाम तरह के एक्विजिशन से। आइए देखते हैं कि कौन कौन से एक्विजिशंस हाल ही में कंपनी ने किए हैं। कंपनी ने मेपल हाइट्स LLC, जो कि यूएई की कंपनी है, इसको एक्वायर किया था। इसके बाद कंपनी ने ग्रीन ब्रांच कॉन्ट्रैक्टिंग, जो अगेन यूएई की कंपनी है, उसको एक्वायर किया था। इम्पल्स B2B सॉल्यूशंस, जो कि एक डेटा और रिसर्च सर्विसेज कंपनी है, उसको एक्वायर किया। फिर परफेक्ट ऑक्टेव लिमिटेड में 76% स्टेक एक्वायर किया, जो कि म्यूज़िक फेस्टिवल और कॉरपोरेट वीडियोज़ एक्सेट्रा का काम करती है। यूनाइटेड हेली चार्टर में कंपनी का 90% स्टेक है, जो कि एविएशन और चार्टर सर्विस प्रोवाइड करती है और रिलीजियस टूरिज्म ऑफर करती है। इसके अलावा DG ग्लोब एडवर्टाइजिंग को इसने एक्वायर किया था, जो कि डिजिटल मार्केटिंग और स्टॉल फैब्रिकेशन का काम करती है। और पाइन वुड्स गोल्फ क्लब को भी इसने एक्वायर किया है, जो कि गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट का काम करती है। तो इससे समझ में आता है कि अपने एक्विजिशन के थ्रू कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड हो रही है, और अच्छी डाइवर्सिटी के साथ अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी लगातार ग्रो करने की कैपेसिटी ये रखती है। अगर इसका एक्विजिशन डिसिप्लिन की बात करें तो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि बड़ी लो एक्विजिशन कॉस्ट इनकी रही है, और 360 डिग्री की अप्रोच रही है, जिसमें ये अपने फील्ड से रिलेटेड अन्य चीज़ों को लगातार एक्वायर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपनी का कोई कम्पिटिटिव मोट है। इसका अगर डिटेल असेसमेंट करें तो हम देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स को पहले ले लेते हैं। एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी का अपना इवेंट एग्जीबिशन सेंटर है, जो कि कंपनी को एक बहुत बड़ा एच प्रदान करता है और रिकरिंग रेवेन्यू का स्ट्रीम बनाता है। कंपनी का जो ब्रांड और एग्जीक्यूशन की रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है। ये CII, SPCham, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सभी के संग काम करती रही है। प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है,
क्योंकि एक्विजिशन इनेबल्ड स्केल इकोनॉमिक्स है, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बैक ऑफिसेज है, तो यूनिट इकोनॉमिक्स बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और इसके अलावा नेटवर्क इफ़ेक्ट बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि लार्जर इकोसिस्टम में डिफरेंट वेन्यूज़ में ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जीबिटर्स के संग ये काम करती है, जिससे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और ये लगातार नए नए एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। इसकी कम्पिटिटिव एडवांटेज की अगर बात करें अपने पीयर्स के थ्रू, इसके जो नॉर्मली पीयर्स एज इट इज़ कुछ ही हैं, जैसे मैक कॉन्फ्रेंस है, एक कंपनी ई फैक्टर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करती है वो कैप्स्टोन सर्विसेज, प्रवेग और ग्रेटेक्स भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनका कोई वर्टिकली इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि एग्जीकॉन का है। सो इनमें एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता। एग्जीकॉन 360 डिग्री इंटीग्रेटेड इन हाउस कैपेक्स वेन्यू मैनेजमेंट ऑफरिंग बड़ी यूनिक सी पोजीशन लगती है इसकी मार्केट में। और क्या इसका मोड सस्टेनेबल है, तो आइए देखते हैं। कम से कम 1-2 साल के लिए तो बड़ा सस्टेनेबल मोड नज़र आता है, क्योंकि वेन्यू ऑपरेशनल लेवरेज भी इसे मिलने वाला है, जो इसका वेन्यू तैयार हुआ है अभी, और अयोध्या में तैयार होने के बाद इससे और ज़्यादा ऑपरेशनल लेवरेज मिलेगा। मीडियम टर्म में भी मतलब ये अगर अपने प्लान्स को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाती है अयोध्या के और उसके बाद मुंबई के, तो डेफिनेटली इसका मोड कंटिन्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कितने इनोवेटिव तरीके से अपने आप को स्केल अप करती है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं, तो मैंने इसको फाउंडेशन में, यानी जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, मोड के बारे में, टैम के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के बारे में, तो इसमें मैं 10 में से 7.5 नंबर दूंगा, क्योंकि एक क्लियर कॉम्पिटिटिव मोड और स्ट्रक्चर डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रहा है एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। मैसिव टैम है कंपनी का, लेस देन 1% पेनिट्रेशन है, मल्टीपल ग्रोथ कैटलिस्ट हैं, क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं इसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क लेकिन यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि टॉप 5 कस्टमर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इसके रेवेन्यू में। इसके अलावा कॉरपोरेट स्पेंडिंग पे बड़ी डिपेंडेंसी है, तो कभी कभी ये इंडस्ट्री साइक्लिसिटी के दौर से गुजर सकती है, तो वो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क इसका है, अगर वेन्यू रैंप अप इनका नहीं हो पाता टाइम से, तो एग्जीक्यूशन रिस्क भी कंपनी में आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ नेगेटिव चीज़ों को मिला करके मैंने इसे 10 में से 7.5 नंबर दिए हैं ऑन बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। आइए अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एग्जीक्यून के एनालिसिस के दूसरे भाग में, जिसका नाम है ओ अर्थात ओनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बात करेंगे कि कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या है और कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है। तो अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस करें, तो प्रमोटर्स के पास लगभग 55.33% शेयर हैं। शेयर्स के नंबर्स की बात करें तो 72.83 लाख शेयर होल्ड करते हैं प्रमोटर्स, जो कि सितंबर 2024 में 57.15% थे। इसका मतलब थोड़ी बहुत गिरावट इसमें आई है प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग 3.53%, और रिटेल की बात करें तो 41.14% शेयर होल्ड करते हैं। अभी तक FII की इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, जिसे हम समझ सकते हैं बड़ी छोटी सी कंपनी है। और टोटल अगर शेयर्स की बात करें, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं एज ऑन सितंबर 2025, उनका नंबर होता है 131.64 लाख। अगर शेयर होल्डिंग ट्रेंड एनालिसिस की बात करें क्वार्टरली, इसको समझें कि कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो सितंबर 2024 में प्रमोटर के पास 57.15% शेयर थे। मार्च 2025 में ये घटकर 56.19% हो गए, और सितंबर 2025 में घटकर 55.33% हो गए। तो थोड़ा ग्रेजुअल डाइल्यूशन हो रहा है, जो कि बड़ा नॉर्मल है ग्रोइंग कंपनीज़ में, लेकिन हमें लगातार ध्यान देना होगा। अगर कंपनी आगे भी वारंट्स इशू करती है और किसी तरीके से अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करती है और अपने शेयर होल्डिंग को कम करते हैं ओनर्स इस परिप्रेक्ष्य में, तो हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी प्रमोटर ने अपनी प्लेज नहीं की हुई है होल्डिंग, जो कि एक अच्छी बात है। 50% से ऊपर है तो हम इसे गुड कह सकते हैं, अच्छी होल्डिंग है। FII की एब्सेंस है, हाई रिटेल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब है कि
जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। अब इसकी क्वालिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसके की मैनेजमेंट है और प्रमोटर्स हैं वो कैसे हैं। तो इसके फाउंडर एंड सीएमडी उनका नाम है श्री MQ सैयद जी, मोहम्मद क़याम सैयद, जो कि एक इवेंट्स इंडस्ट्री के वेटरेन हैं। लगभग 1997 से जो है मतलब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 28 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। कंपनी के CFO हैं सुशील शाह, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, और इनके अंदर कंपनी ने डेट फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। स्ट्रॉन्ग कैश डिसिप्लिन कंपनी दिखा रही है, तो इन्हें भी अच्छा माना जा सकता है। और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूटर हैं कंपनी के श्री नितिन मिनोचा, जो कि जिनके अंदर कंपनी ने कई तरह के एक्विजिशन एग्जीक्यूट किए हैं और अभी तक ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैनेजमेंट वर्क क्रेडिबल सा दिख रहा है बेस्ड ऑन देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेशन किया जाता है, रेगुलर डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। स्ट्रेटजिक एक्विजिशंस इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं 7 से ऊपर। बैलेंस शीट में बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है, डेट फ्री स्टेटस अचीव किया है, जबकि ग्रोथ इनकी काफ़ी ज़्यादा है फिर भी, और कैपिटल एलोकेशन में भी काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से काम किया है। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो क्लीन अकाउंटिंग नज़र आती है इनकी। अनमोडिफाइड ऑडिट ओपिनियंस हैं, कोई रेगुलेटरी इशू नज़र नहीं आया मुझे। ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कंपनी कर रही है। स्ट्रेटजीज लगातार कम्युनिकेट करती है, अपने शेयर होल्डर से लगातार बात करती है। एक चीज़ ये बस समझ सकते हैं कि FII का थोड़ा इंस्टीट्यूशनल जो इंगेजमेंट है वो कम है, जो कि एक छोटा सा रेड फ्लैग है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स और गवर्नेंस चेक्स मैंने किए कुछ, तो अगर आप देखें तो कोई मटेरियल रिलेटेड पार्टी कंसर्न मुझे नहीं नज़र आई इसके एनुअल रिपोर्ट में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो कि ऑडिट कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और सेक्रेटेरियल जो ऑडिट है वो कंडक्ट किया जाता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स के द्वारा, जो ब्रजेश गुप्ता एंड कंपनीज हैं, जो कि ठीक है, इसमें भी कुछ मुझे गलत नहीं लगा। और लास्ट में इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो भी कंपनी ने लगातार करती आ रही है, गुप्ता सजानकर एसोसिएट्स ने वो किया है। अब बात करें कि क्या कंपनी ने पिछले कुछ समय में इक्विटी डाइल्यूशन किया है, तो थोड़ा बहुत किया है। IPO इनका आया था मार्च अप्रैल 2023 में। उसके बाद आप देखें तो जनवरी 2024 में इन्होंने कन्वर्टेबल वारंट्स अलॉट किए थे। और उसके बाद इन्होंने फरवरी 2025 में फिर से अपने वारंट्स अलॉट किए थे, 315 रुपीज़ पर वारंट। और इसमें से 18 महीनों में इन्होंने कहा कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं। और मई 2025 में करीब जो 40,000 वारंट्स को इन्होंने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिससे इक्विटी जो थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है डेफिनेटली। लेकिन जो डाइल्यूशन है ये इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें सोचा जाए, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन करके और प्रेफरेंशियल करके और वारंट इशू करके जो कंपनी ने पैसे रेज़ किए हैं उससे इन्होंने एक्विजिशन किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पा रही है। तो इस तरह से हमने ओनर्स का बड़ा डिटेल एनालिसिस किया, शेयर होल्डिंग का बड़ा डिटेल एनालिसिस किया। अब अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से मैं ऑनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सेक्शन में एग्जीकॉन को देना चाहता हूं 7 नंबर, 7 आउट ऑफ 10। इसका रीज़न ये है कि कुछ जो अच्छी बातें हैं जो हमने की कि प्रमोटर का अच्छा कंट्रोल है अभी भी, और क्लीन प्लेजिंग रिकॉर्ड है। मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते हैं, गवर्नेंस में कोई मेजर इशू नज़र नहीं आए मुझे, और स्ट्रेटजिक एक्विजिशन में काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं अगर कुछ रेड फ्लैग्स की बात करें तो FII की कोई होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया है अपनी शेयर होल्डिंग को, और हाई रिटेल ओनरशिप है, इसलिए कुल मिलाकर के 10 में से इसे 7 नंबर में दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। इस सेक्शन का नाम है रेवेन्यू मशीन, जहाँ पे हम कंपनी के ग्रोथ मैट्रिक्स और ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ग्रोथ का वो बड़ा शानदार रहा है। मार्च 2021 में 9 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि 22 में बढ़ के 46, 23 में 59, 24 में 88, मार्च 2025 में 144, और अभी तक पिछले 12 मंथ में 183 करोड़ की हो चुकी है।
कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्च 2022 में 6 करोड़ से बढ़ करके मार्च 2025 में 35 करोड़ हो गया, और पिछले 12 महीने में ये बढ़ करके 50 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से बढ़ करके 27% हो चुके हैं, और पैट ग्रोथ की अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो 4 करोड़ से बढ़ करके 2025 में 30 करोड़ हो गया है, और पिछले 12 महीने में लगभग 42 करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत हेल्दी ग्रोथ है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो बड़े इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स नज़र आते हैं कंपनी के। और कंपनी का रेवेन्यू CAGR अगर हम 2021 से 2025 तक देखें तो लगभग 97.14% है, जो कि एक्सेप्शनल हाइपर ग्रोथ फेज़ में कंपनी नज़र आ रही है। अगर रेवेन्यू CAGR हम 23 से 25 का देखें तो भी 56% की बहुत सस्टेन्ड हाई ग्रोथ है। रेवेन्यू CAGR 3 ईयर का एवरेज 50% से ऊपर है, जो कि कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन को दिखाता है कंपनी के। और अगर पैट CAGR की बात करें पिछले 3 सालों की, 2023 से 2025 की, तो 81% से भी ऊपर है। और 24-25 में ये बढ़ करके 99% हो गई है, जो कि ये दिखाता है कि मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी का हो रहा है और कंपनी को एक तरीके का ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्टर ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं। रेवेन्यू क्वालिटी की बात करें और विजिबिलिटी की बात करें तो बड़ी अच्छी ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन कंपनी की नज़र आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेसी ग्लोबल वेन्यू नामक एक एग्जीबिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका पुणे में ऑपरेट होना शुरू हो चुका है, जिससे लगभग 40 से 50 करोड़ एनुअल रेवेन्यू एक्स्ट्रा कंपनी को प्राप्त होगा। मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जीबिशंस के लिए कंपनी बिड करती है और तमाम तरह के एग्जीबिशंस को कराती है गवर्नमेंट के लिए। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के को भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। UAE मार्केट एंट्री, सिंगापुर एक्सपेंशन, ये सब पाइपलाइन में है। रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। एक्चुअली प्रोजेक्ट बेस्ड और साइक्लिकल प्रिडिक्टेबिलिटी होती है डिपेंडिंग ऑन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अभी तक ये 55% करेंट रेवेन्यू का प्ले करते हैं, और जो रिकरिंग इसमें रेवेन्यू है कंपनी का, वो टारगेट है कि लगभग 40% तक रिकरिंग रेवेन्यू हो जाएगा FY 2027 तक। लगभग 6 महीने तक की विजिबिलिटी ही टिपिकली कंपनी की दिखाई देती है। नॉर्मली बहुत आगे की प्लानिंग नहीं होती है एग्जीबिशन और माइस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली इसके टॉप कस्टमर जो हैं वो गवर्नमेंट हैं और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि एक छोटा सा रेड फ्लैग है, क्योंकि क्लाइंट कंसंट्रेशन कभी भी किसी कंपनी के लिए ठीक नहीं होता। अगर किसी भी रीजन से गवर्नमेंट कल को इनको बैन कर देती है, या फिर कोई बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स इनको बैन कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा पार्ट अपने रेवेन्यू का ये खोते हैं। इस तरीके से और आगे हम बात करें फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की, तो जैसे मैंने बताया कि मेसी ग्लोबल वेन्यू रेवेन्यू मेसी ग्लोबल एरिना जो इनका एग्जीबिशन सेंटर है वो कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 1 उसका कंप्लीट हो चुका है और फुल वेन्यू मार्च 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। CAGR इसका 40-60% है। मार्जिन प्रोफाइल जो पैट मार्जिन है वो 15-18% है, जो कि काफ़ी हाई मार्जिन है अपनी इंडस्ट्री में, इस माइस इंडस्ट्री में। जोग्राफिक एक्सपेंशन की बात करें, पुणे वेन्यू में ये एक्सपेंड हो रहे हैं, मुंबई वेन्यू में एक्सपेंड होने का इनका प्लान है। अयोध्या वेन्यू को ये 2027 तक ऑपरेशनल कर देंगे, वहाँ से 30 से 50 करोड़ रुपए रेवेन्यू इनका आ सकता है। तो अगले 3 साल का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है इनका, वो लगभग 150 करोड़ है। हर साल लगभग 50 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और एक्विजिशंस की भी बात करें तो ग्रीन ब्रांच हो, इम्पल्स हो, परफेक्ट ऑक्टेव, यूनाइटेड हेली चार्टर्स, और इन सब के एक्विजिशन से भी कंपनी को लगभग 20 से 40 करोड़ तक का रेवेन्यू 2027 में एडिशनली आ सकता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन भी कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लगभग 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं पर ईयर, जिनके लिए बिडिंग करती है, और एवरेज जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो 1 से 5 करोड़ रुपए होती है। इस तरह की जो इवेंट्स हैं ये हाईली रिकरिंग होती हैं, क्योंकि हर साल होते हैं, और कंजर्वेटिवली ये 10 से 20 करोड़ एडिशनल गवर्नमेंट रेवेन्यू को 2027 तक ला सकती है अपने रिसोर्सेज के ज़रिए। इसके बाद बात करें ऑर्गेनिक डोमेस्टिक एग्जीबिशन ग्रोथ की, तो कंपनी ने कहा है कि 50% एनुअल ग्रोथ
इनका रहेगा 2026-2027 में। तो कंपनी ऑर्गेनिकली भी और इनऑर्गेनिकली भी हर तरीके से ग्रो करने को देख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एज ऑफ नाउ बड़ी अच्छी नज़र आती है। कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो बड़े इंडस्ट्री लीडिंग टाइप के मार्जिन है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जब भी कंपनी को आप एनालाइज करें, किसी भी कंपनी को, उसके मार्जिन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब भी कभी जो है ख़राब समय आता है कंपनी का, तो ये मार्जिन्स कंपनी को सेव करते हैं। मार्जिन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जीकॉन के जो मार्जिन्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं। काफ़ी हाई मार्जिन्स इनके हैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, 24 से 26% एबिटा मार्जिन, और पैट मार्जिन जो है लगभग 15% के आसपास कंपनी के हैं, जो कि 15% के आसपास थे, सॉरी, अभी तो बढ़ कर के ये मार्जिन लगभग 21% के आसपास हो गए हैं। मार्जिन एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी कई तरह की चीज़ों को लेवरेज कर रही है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से ये हो सकता है। अगर हाई मार्जिन सर्विसेज में कंपनी एंटर करती है, वहाँ से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है, मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, एक्विजिशन की सिनर्जीज अगर साथ आ जाती हैं तो भी ये बढ़ेगा। मार्केट एक्सपेंशन इनका हो सकता है, और वर्किंग कैपिटल में अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है तो भी इनके मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं। मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी के को एसेस करें अगर, तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, बिकॉज इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्राइसिंग पावर को थोड़ा बहुत डिटरमाइन कर सकती है कंपनी, एटलीस्ट अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खुद बिल्ड किया है उन जगहों पर। इसके अलावा स्केल का बेनिफिट इनको मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट लेवरेज जो मिलती है। इनका जो वेन्यू मॉडल है वो हाई मार्जिन रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, अच्छा है। एक्विजिशंस अगर कंपनी ठीक तरीके से इनकी सिनर्जी को बना लेती है तो डेफिनेटली ये भी कंपनी के सस्टेनेबिलिटी मार्जिन्स को सस्टेनेबल बना देगा। रिस्क कंपनी का है डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऐसा कोई मोड नहीं है कि कोई और इन यहाँ पर काम ना कर सके। एग्जीबिशन कराना हर कोई करा सकता है, इसलिए ये रिस्क ज़रूर रहेगा। तो अगर लास्ट में इसके रेवेन्यू 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 ट्रैजेक्ट्री की बात करें एग्जीकॉन की, तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो थे कि रेवेन्यू ग्रोथ लगातार एक्सेलरेट हो रही है 50% के ऊपर CAGR से। प्रॉफिट ग्रोथ इवन रेवेन्यू से भी फास्टर ग्रोथ से ग्रो कर रही है 80% के ऊपर से। और मल्टीपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ ड्राइवर्स नज़र आ रहे हैं कंपनी के एज ऑफ नाउ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इनको जो लगातार मिल रहे हैं, इनकी एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को दिखा रहे हैं, और इनका अपना वेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको शिफ्ट कराएगा इनके रेवेन्यू मॉडल को, जो कि बिडिंग बेस्ड रेवेन्यू मॉडल था, उससे रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल में, क्योंकि इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पर ये प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ रेड फ्लैग्स की बात करें जहाँ पे कॉशन हमें बरतना है, कुछ सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उसमें है कि इनका इवेंट का हमेशा से एक डिलीवरी रिस्क रहता है। कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट और बिग कॉरपोरेट्स से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। इनका रेवेन्यू साइक्लिकल भी हो सकता है कभी कभी, जैसे इलेक्शंस आते हैं, कोई पॉलिसी चेंजेस हो गए तो उस समय पे इस तरह के इवेंट्स कम हो जाते हैं। मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ सकता है अगर कंपनी जो है बिडिंग वाले मॉडल में ज़्यादा जाती है, और वहाँ पर रिस्क रहता है कि मार्जिन इनके कंप्रेस हो जाएं। तो ओवरऑल लेकिन पिक्चर बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी नज़र आ रही है रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए मैं इन्हें 10 में से रेवेन्यू मशीन के पर्सपेक्टिव में कुल 8.5 मार्क्स दे रहा हूँ, 8.5 मार्क्स आउट ऑफ 10। चलिए, अब हम अपनी कंपनी एग्जीकॉन के एनालिसिस के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, जिसका नाम है टी अर्थात ट्रेजरी। इसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की कैश फ्लोज कैसे हैं, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है। तभी वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपनी ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेनेबल रख पाती है। अदरवाइज उसे लगातार या तो इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा या फिर जो है डेट लेना पड़ेगा, तो विदाउट उसके कंपनी काम नहीं कर पाएगी। तो कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नज़र डालें तो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो स्टेबल है, थोड़ा सा इंक्रीज ही हो रही है। मार्च 2024 में 13 करोड़ से सितंबर 2025 में 14 करोड़ पहुंच गई है। कंपनी के रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, मार्च 2023 में 10 करोड़ से मार्च 2025 में 99 करोड़, और अभी सितंबर में 146 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी की बोरोइंग काफ़ी कम है, लगभग 9 करोड़ के आसपास बोरोइंग सितंबर में शो हो रही है।
कंपनी के फिक्स्ड एसेट अगर आप देखें लगातार बढ़ रहे हैं, सितंबर में ये बढ़ के 61 करोड़ हो गए हैं। कंपनी की अगर अदर एसेट्स की अगर बात करें, इन्वेंट्रीज़ कंपनी की नेग्लिजिबल हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ की ज़रूरत पड़े। कंपनी एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है। ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के लगभग 38 करोड़ के आसपास हैं। कैश इक्विवेलेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो बढ़ कर के कंपनी के 28 करोड़ हो गए हैं, जो कि एक हेल्दी बैलेंस शीट को दिखाता है। कंपनी के अगर हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो की बात करें तो बड़े हेल्दी रेशियो हैं, दोनों ही 3.5x से ऊपर हैं, जो कि दिखाता है कि कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है एज ऑफ नाउ अपनी एसेट्स के थ्रू। कंपनी का अगर हम डेटर कलेक्शन की बात करें तो करेंटली कंपनी के जो डेटर डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने समय में कंपनी को अपने पैसे वापस मिल रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से और अपने पार्टी से जिनके संग कंपनी डील करती है, तो वो लगभग 70 to 80 डेज़ हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लेती है जहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है कंपनी को ये पैसे वापस लेने में। कम मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसे घटा करके 45 से 60 डेज़ कर लिया जाए, और अगर कंपनी ये कर पाती है तो ये एडिशनल मार्जिन इम्प्रूवमेंट करेगा कंपनी का इन लॉन्ग टर्म। इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं होगी, क्योंकि सर्विस कंपनी होने के कारण, सर्विस बिजनेस होने के कारण कोई सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री कंपनी पजेस नहीं करती। जो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग है, डीपीओ जिन्हें कहते हैं, वो लगभग 30 से 45 दिन है वेंडर्स के साथ कंपनी का, और कंपनी अपने पेमेंट टर्म्स को एक्सटेंड कर रही है, इंडस्ट्री नॉर्म्स के अंदर है, लगभग ऑप्टिमाइज टाइप की ये चीज़ें हैं कंपनी की। कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर आप बात करें तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लगातार बढ़ रही है। कैश कन्वर्जन जहाँ पर एग्जीक्यूशन कंपनी करती है वहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी को जो कैश मिलता है वो आफ्टर एग्जीक्यूशन ही मिलता है। इस तरह से ओवरऑल अगर एक बैलेंस शीट पे कंपनी की नज़र दिखाएं तो वाकई में बैलेंस शीट फोर्ट्रेस टाइप नज़र आ रही है, पूरी तरह से डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। कैश इक्विवेलेंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। नेट डेट की पोजीशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि कैश कंपनी के पास है। इंटरेस्ट कवरेज भी कंपनी का बहुत अच्छा है। कोई रीफाइनेंसिंग रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, डेट की मैच्योरिटीज़ कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी का हो गया है, 20 करोड़ का सीएफओ कंपनी ने मेंटेन किया, और कंपनी का जो कैपेक्स है जो कि अभी 61 करोड़ की जो एसेट इनकी हुई है, इसमें से भी काफ़ी पार्ट कंपनी ने अपने इंटरनल एक्रूवल से ही पे किया, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। अब कंपनी के एसेट क्वालिटी और बैलेंस शीट ट्रेंड की बात करें तो शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। टोटल एसेट कंपनी की लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, जो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी के जो गुडविल और इंटेंजिबल की बात करें तो काफ़ी मैनेजेबल हालत में है, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं नज़र आ रहा है। कंपनी के बुक वैल्यू एनालिसिस की बात करें तो बुक वैल्यू की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले कुछ सालों में कंपनी की, और प्राइस टू बुक मल्टीपल कंपनी का बढ़ करके 4.7 के अराउंड हो गया है, लेकिन इसे जस्टिफाई किया जा सकता है अगर आप कंपनी के आरओई मैट्रिक्स को देखें, क्योंकि कंपनी एक हाई ग्रोथ फेज़ में है, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी की बुक वैल्यू कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। वैसे कंपनी सर्विस कंपनीज है तो बुक वैल्यू कितना कंट्रीब्यूशन हमें देखना है नहीं देखना है वो आपको पता है, सो विल मूव अहेड। एसेट क्वालिटी का असेसमेंट करें, फिक्स्ड एसेट ग्रोथ हो रही है, इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं वो बढ़िया से मैनेज हो रहे हैं। कैश पोजीशन कंपनी की एडिक्वेट है अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए। रिसीवेबल्स कंपनी के रेवेन्यू के साथ ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब है लगातार कंपनी अपने कैश को रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और की बात करें, थोड़ा सा एसेट लाइट मॉडल की बात करें तो मेसी ग्लोबल जो पुणे में इनका फ़ेज़ 1 का प्रोजेक्ट था, वहाँ पर इन्होंने कैपेक्स किया था 40 to 50 करोड़ का, जो कि दिसंबर
2024 में कंप्लीट हो गया, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 20 से 25 करोड़ है। एमएससी ग्लोबल एरिना का फ़ेज़ 2 पुणे में जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें भी इन्होंने 10 से 15 करोड़ का कैपेक्स किया और इसका भी रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 20 से 25 करोड़ है। मुंबई का वेन्यू जो ये प्लान कर रहे हैं, इसमें लगभग इन्हें 50 से 60 करोड़ रुपए का कैपेक्स लगेगा और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल 50 से 75 करोड़ होगा। अयोध्या वेन्यू की बात करें तो अगेन वहाँ पर इनका कैपेक्स लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास है और उसका भी रेवेन्यू पोटेंशियल 30 से 50 करोड़ होगा। कैपेक्स डिसिप्लिन की बात करें तो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है, आप ये मान सकते हैं कि हाई मार्जिन रिकरिंग रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को मिलेंगे और कंपनी 15 से 18% पैट मार्जिन को मेंटेन कर पाएगी। पे बैक पीरियड की अगर आप बात करें तो ओवरऑल जितना खर्चा कंपनी कर रही है, लगभग 5 से 7 साल में अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी वापस कर लेगी। एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का, जॉइंट वेंचर मॉडल है। बहुत सारे जगह कंपनी वेंचर्स के साथ बिडिंग करती है और इससे बैलेंस शीट पे स्ट्रेस कम हो जाता है। कैपिटल इफ़िशिएंट कंपनी नज़र आ रही है क्योंकि ईच रुपी ऑफ कैपेक्स जो कंपनी लगा रही है वो 8 से 10 टाइम लाइफ टाइम एनपीवी वैल्यू जनरेट कर पाएगा कंपनी के लिए, ऐसी उम्मीद है। तो फ्यूचर कैपेक्स आउटलुक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कैश फ्लो का एक एनालिसिस करें लास्ट में, तो कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी हो गई है, जो कि कैश फ्लो नेगेटिव थी। 20 करोड़ रुपए का नेट कैश कंपनी की बैलेंस शीट पे नज़र आ रहा है अभी सितंबर में, 20 करोड़ से ऊपर का। सीएफओ अगर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, सीएफओ अपॉन नेट इनकम रेशियो की बात करें तो इम्प्रूव हो रहा है लगातार। सीएफओ पॉजिटिव कंपनी है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग बढ़िया है कंपनी की, स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन दिखा रही है। कैपेक्स कंपनी ने काफ़ी हद तक सेल्फ फंड किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा जो इशू जहाँ पे है कैश फ्लो में, वो कंपनी का आता है वर्किंग कैपिटल की टाइमिंग से और इसे हम समझ सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कंपनी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है और वहाँ पर पेमेंट्स में थोड़ा सा डिले होते हैं। इसके अलावा सीजनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अगेन कंपनी में कभी कभी डिले होते हैं। तो सी एफ ओ टू पैट एक्सेप्शनल है। क्वालिटी जो सिग्नल है, आप कह सकते हैं कि जो जो कंपनी की अर्निंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर लास्ट में समराइज़ में करूँ ट्रेजरी और फाइनेंसेस को, तो ग्रीन फ्लैग्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। डेट फ्री बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो है, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है, इक्विटी की ग्रोथ बड़ी एक्सीलेंसी है, कैश कन्वर्जन पॉजिटिव है। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो वर्किंग कैपिटल टाइमिंग, जो डेटर सर्विस ऑब्लिगेशन होती है जहाँ से पैसे कंपनी के आ रहे हैं, वो 60 दिन से ऊपर हैं गवर्नमेंट पेमेंट डिलेज़ के तौर पे। लार्ज कैपेक्स कमिटमेंट है कंपनी का, तो बहुत ज़रूरी है कि जो कैपेक्स हो रहा है वो कंपनी को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे, अदरवाइज़ कंपनी को बाद में इश्यूज़ आ सकते हैं। सीजनल कैश फ्लो कभी कभी होता है, अनइवन क्वार्टरली कैश जनरेशन है कंपनी का, और कैपेक्स की इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है जिसमें आरओआई मिलना बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर में, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें कंपनी के क्वालिटी ऑफ अर्निंग के तौर पे, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डेट पोजीशन, इन सबको एनालिसिस करने के बाद कंपनी को जो मार्क्स मैंने दिए हैं 10 में से, वो हैं 8.5, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है और आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना अच्छा स्कोर एक्सिकॉन को मिल रहा है मेरे द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं अपनी कंपनी के एनालिसिस के, जो कि है सेक्शन आर फोर्ट्रेस का, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न्स ऑन इक्विटी एंड अदर एफिशिएंसी मेट्रिक्स के बारे में। तो एक्सिकॉन के अगर आरओई और आरओसी को देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी एक्सेलेंट परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। आरओई कंपनी का 23% से ऊपर का है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपनी पीयर जो कंपनी इसके मुकाबले ये काफ़ी अच्छा और इंडस्ट्री लीडिंग आरओई है। इसी तरीके से आरओसी भी कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, 34.6% के आसपास एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। दोनों ही मेट्रिक्स में बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी की अदर चीज़ों के बारे में बात करें, हमने पहले भी बात की है। कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, 20 करोड़ का कैश है कंपनी के बैलेंस शीट पर। सी एफ ओ टू पैट रेशियो कंपनी का ठीक ठाक है। कोई अकाउंटिंग मैनिपुलेशन नज़र नहीं आ पा रहा है। कैश बेस्ड रिटर्न कंपनी के हैं। कंपनी के रिटर्न सस्टेनेबल भी नज़र आते हैं क्योंकि मोड कंपनी का हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही
इनकी एसेट बनकर कंप्लीट होती है, जैसे पुणे की हो गई है, अयोध्या और मुंबई का कैपेक्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरीके से रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी की बन जाएगी और ये रिटर्न सस्टेनेबल हो सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी की अगर सिनर्जीज़ साथ में आती हैं जो इन्होंने एक्विजिशन किए हैं इंटरनेशनली भी, तो भी कंपनी के जो मार्जिन्स हैं और जो रिटर्न्स हैं वो सस्टेन हो सकते हैं। कंपनी का जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कंपनी अपने कैपिटल से कैपेक्स बना रही है, जो कैपेक्स उसे और ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। डेट इज़ हाउ एनी कंपनी ग्रोस। इंक्रीमेंटल आरओसी कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि नए नए एवेन्यूज़ कंपनी में आ रहे हैं, और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 30% से ऊपर कंपनी कंसिस्टेंटली अपना आरओसी मेंटेन कर सकती है। अब बात करें एसेट टर्नओवर की, तो बिकॉज माइस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है, एसेट्स काफ़ी सारे इंटेंजिबल भी होते हैं और कुछ टेंजिबल होते हैं, बट जो भी हैं एज ऑफ नाउ जो एसेट्स हैं उनके हिसाब से कंपनी का एसेट टर्नओवर देखें, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर देखें, रिसीवेबल टर्नओवर देखें, इक्विटी टर्नओवर देखें, हर कुछ इम्प्रूव होता नज़र आ रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता नज़र आ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है आसानी से कैसे देख सकते हैं कि अगर कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उससे ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं इस इंडस्ट्री में, सभी के मुकाबले कंपनी का आरओई, आरओसी, एबिटा मार्जिन, ग्रोथ रेट सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है। तो यहाँ पर कोई ऐसा इश्यू नज़र नहीं आता है। अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें इस कैटेगरी में कंपनी की, फोर्ट्रेस के आर कैटेगरी में, तो यहाँ पे मैं इसे स्कोर दूंगा 8/10, जिसका कारण है एक्सेप्शनल आरओई, एक्सेप्शनल आरओसी, कैश बेस्ड इक्विटी रिटर्न्स, इम्प्रूविंग ट्रेंड्स ऑफ आरओई और स्ट्रक्चरल मोड सपोर्टिंग रिटर्न सस्टेनेबिलिटी। कुछ जो रेड फ्लैग्स हैं जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा कम मार्क्स दिए हैं, उसका कारण है कि रिटर्न इसके डिपेंड करेंगे आगे कि इनका वेन्यू कैसे रैंप अप होता है और कैसा एग्जीक्यूशन कंपनी करती है, और इंक्रीमेंटल कैपेक्स कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है कंपनी को इन फ्यूचर। अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी एक्सिकॉन के नेक्स्ट सेक्शन ई ऑफ फोर्ट्रेस के। ई का अर्थ है इकोनॉमिक वैल्यू, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है और इसको अलग अलग मेट्रिक्स पे कंपेयर करेंगे। कंपनी की एक ओवरऑल प्रोफाइल में एक बार फिर खींचूँ अगर, तो कंपनी का मार्केट प्राइस अराउंड 535 के आसपास चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 650 से 750 की रेंज में है। अगर 52 वीक रेंज देखें कंपनी की तो 208 रुपये से 571 रुपीज़ की रेंज में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की अगेन उतनी ही है जितना मार्केट कैप है। क्यों? क्योंकि कंपनी का कोई बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं है, डेट फ्री, मिनिमल कैश इम्पैक्ट कंपनी है। टीटीएम रेवेन्यू जो ट्रेन 12 मंथ का रेवेन्यू है कंपनी का 183 है। टीटीएम ईपीएस कंपनी का 18.62 है और टीटीएम पैट कंपनी का 41.76 करोड़ है। इसके हिसाब से अगर आप पी मल्टीपल कंपनीज के कैलकुलेट करें तो ये कंपनी लगभग अपनी ग्रोथ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 16 पी से लेकर के 29 पी के बीच कहीं पे भी ट्रेड कर सकती है। अगर आप कुछ समय पहले देखें तो यह कंपनी करीब 25 टू 30, इवन 35 पी तक ट्रेड करती थी। अभी कुछ समय में कंपनी में थोड़ी बहुत डी रेटिंग हुई है और कंपनी का जो पी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। पीबी अगर रेशियो अगर कंपनी का आप देखें तो 4.7 टू 5.8x है, जो कि प्रीमियम नज़र आता है थोड़ा मार्केट से, लेकिन हाई आरओई के कारण ये जस्टिफाइड नज़र आ रहा है। कंपनी का प्राइस टू सेल वैल्यू 2.21x है, जो कि ग्रोथ के रिलेशन में देखें तो रिलेटिवली अच्छा नज़र आता है। ईवी बाई एबिटा अगर कंपनी का हम देखें तो अगेन 17 टू 20x है, जो कि बड़ा रीज़नेबल लगता है 50% ग्रोथ के हिसाब से जो कि कंपनी कर रही है एज ऑफ नाउ। और पीजी रेशियो अगर आप कंपनी का निकालेंगे तो ये 0.18 टू 0.25 नज़र आता है और कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है 0.5x थ्रेशोल्ड के कंपैरिजन में। हिस्टोरिकली वैल्यूएशन का कॉन्टेक्स्ट देखना भी ज़रूरी है।
ताकि हमें एक अंदाज़ा लगे कि कंपनी किस किस वैल्यूशन पे ट्रेड किया करती थी पहले और एज ऑफ नाउ जो वैल्यूशन है वो कहाँ पर खड़ा है। तो अगर आईपीओ कंपनी का जो लॉन्च हुआ था उस समय लगभग 7 से 9 पी कंपनी का था। लिस्टिंग के बाद ये 18 to 20 पी हो गया। दिसंबर 2023 की पीक में लगभग 40 to 45 पी के आसपास से गया था और अपने लोएस्ट लेवल पे अप्रैल 2024 में ये 15 to 18 पी के आसपास रहा है और एज ऑफ नाउ 2025 में इसका पी रेशियो है 16.6 से लेकर के 29x के बीच, जो बड़ा नॉर्मलाइज्ड है और 19 के आसपास करीब करीब इसका पी रेशियो चल रहा है। एक साल का जो रिटर्न कंपनी ने दिया है वो 100% से भी ऊपर का है और अगर CAGR आप कैलकुलेट करेंगे आईपीओ के टाइम से तो कंपनी ने लगभग 50% से ऊपर का रिटर्न एनुअली अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर इसका वैल्यूएशन हम कंपैरिजन करें इसकी पेयर इंडस्ट्रीज से तो बड़ा कंपेरेबल नज़र आता है। मैक कॉन्फ्रेंस एक कंपनी है, उस कंपनी में ग्रोथ नहीं है इसलिए उसका पी कंपेयर करना ठीक नहीं है। ई फैक्टर एक्सपीरियंस करके एक कंपनी है सिमिलर तरह के बिजनेस मॉडल में, लेकिन उसके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है काफ़ी वॉलेटिलिटी उसमें नज़र आती है, वो भी लगभग सेम मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है। कुछ कंपोनेंट कंपनी का आप कंपेयर कर सकते हैं कैप्स्टन सर्विसेज, प्रवेग और ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट एक्सेट्रा से, जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट इवन अगर आप इनसे भी कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी रेशियो है इन सबसे थोड़ा सा कम नज़र आता है। हालांकि पीवी रेशियो कंपनी का कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका रीज़न भी हम समझ सकते हैं, पहले हमने ये डिस्कस किया हुआ है। रिलेटिव वैल्यूएशन अगर हम एनालिसिस करें तो जो पी रेशियो है एक्सिकॉन का जो करीब जो है 16.6x है, वो पीयर से थोड़ा सा डिस्काउंट पे ये कंपनी अभी हमें नज़र आ रही है। पीबी रेशियो हालांकि थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है, लेकिन ये आरओई को देखते हुए और अर्निंग ग्रोथ को देखते हुए ठीक ठाक नज़र आता है। ईवी बाई एबिटा कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 17 to 20x के रेंज में है। तो ओवरऑल असेसमेंट अगर मैं करूँ तो ये कंपनी मुझे हर लिहाज से एक फेयरली वैल्यूड कंपनी नज़र आ रही है। चाहे हम पीयर्स से इसके कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव में देखें, चाहे हम इसको इसके हिस्टोरिकल पी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अंडर वैल्यूड नहीं कहूँगा मैं, फेयरली वैल्यूड है कंपनी और इसी तरीके से इसे मैं समझ पा रहा हूँ। सो लास्ट में एक बार अगर मैं समराइज़ करूँ वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो पीजी रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पी रेशियो पीयर से हल्का डिस्काउंटेड है। अगर 15 वीक की रेंज में देखें तो अपने पीक वैल्यूएशन पे नहीं है, ये लगभग मिड में ट्रेड कर रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ कंपनी में, डेफिनेटली स्पेशली इस रिज़ल्ट के बाद। और अगर कॉशन कुछ देखने हो मुझे वैल्यूएशन में तो इसका प्राइस टू बिग बुक रेशियो थोड़ा सा प्रीमियम सा नज़र आ रहा है। हल्का ईवी टू एबिटा रेशियो थोड़ा सा हायर एंड पे है, जो कि ग्रोथ के हिसाब से हालांकि जस्टिफाइड है। और आईपीओ अगर जो है प्रमोटर सेल करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट हल्की डायलूशन प्रमोटर्स ने किया था जो हमने पहले देखा। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं इसे टोटल मार्क्स दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 वैल्यूएशन मेट्रिक। अब हम अपने एनालिसिस के लास्ट सेक्शन में पहुंच गए हैं, जो कि है सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी के बुल, बेयर और बेस सिनारियो का प्रोजेक्शन करते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको अपनी फाइंडिंग्स बताऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद से कैलकुलेट करें, कैसे ये कैलकुलेशन निकल के आई है, या आपकी कैलकुलेशन अगर कुछ अलग निकल के आ रही है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या एजम्पशन ली है और उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इससे सबसे अच्छी बात है कि एक फेयर प्राइस सा निकल के आता है किसी भी कंपनी का। तो आइए देखते हैं कि मैं कैसे अपनी प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो 3 सिनारियो हैं हमारे बुल, बेस और बियर, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने ये माना है कि बियर केस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी 20% है। बेस केस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है 55%, और बुल केस होने की पॉसिबिलिटी करीब 25% है।
जिस हिसाब से मार्केट इस समय चल रहा है। सो बियर केस को अगर हम देखें तो बियर केस में मैं अगर ये एज्यूम करता हूँ कि पी जो मल्टीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरह की कंपनी में अपने लोएस्ट रेंज में, जो कि है करीब 16x के आसपास। तो अगर यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मार्जिन थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं 18 to 19% में, एबिटा मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं करीब 22 to 23 मार्जिन में, एक्विजिशन इंटीग्रेशन चैलेंजेस आ जाते हैं, हेडविंड्स आ जाती हैं, अयोध्या और मुंबई का जो प्रोजेक्शन है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर होने का, उसमें डिले हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बियर केस की जो फेयर वैल्यू एट 16x निकल के आती है, वो आती है करीब 481 रुपीज़। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। आप रेवेन्यू पकड़िए FY25 का, आप रेवेन्यू पकड़िए FY26 में H1 का, H1 के रेवेन्यू के हिसाब से आप पूरे ईयर का एक रेवेन्यू कैलकुलेट करें। बट इसमें ध्यान रखें कि हमने सारे के सारे पेसिमिस्टिक सिनारियो लेने हैं बियर केस में, और उसमें फिर आप पी मल्टीपल 16 रख करके निकालें कि कंपनी का प्राइस क्या हो सकता है। सो ये प्राइस जो मैंने निकाला है वो निकल के आ रहा है करीब 481 रुपीज़, जो कि करंट लेवल 535 से वन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मीन्स आज से लगभग 18 मंथ्स के बाद के। सो आप इस वैल्यू को केवल 6 महीने के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगले 1 साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, अगले 1.5 साल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा जो बेस केस है उसमें अगले 1.5 साल में इस कंपनी की फेयर वैल्यू है वो निकल के आ रही है 1071, जो कि 100% ज़्यादा है हमारे इस समय के करंट प्राइस से। और बुल के सिनारियो जो कि 25% प्रोबेबिलिटी है, इसमें ये सेम चीज़ जो निकल के आ रही है फेयर वैल्यू हमारी कंपनी की, वो है 1919। मीन्स जो लगभग 259% ज़्यादा है करंट प्राइस 535 से। इसमें हमने सारे बेस्ट केस सिनारियो लिए हैं, जैसे मैंने एज्यूम किया है कि इनका अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या थोड़ा बहुत मुंबई का एक्सपेंडिचर हो, वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लगेगा। इनकी जो इंटरनेशनल एक्विजिशंस हैं वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लगेंगी, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलने लगेगा। मीन्स आप सारी बेस्ट सिनारियो कैलकुलेट करते हैं और साथ में पी भी मैक्सिमम असाइन करते हैं, जो कि मैंने असाइन किया है 25x का। सो यहाँ पे ये समझ में आता है कि ये कंपनी री रेट हो सकती है बुल के सिनारियो में। ओवरऑल अगर बियर, बुल और बेस केस को साथ में लेकर के चलें तो तीनों केसों के हिसाब से जो इसकी एक फेयर वैल्यू ओवरऑल निकल के आ रही है कंपनी की FY 2027 में, वो निकल के आ रही है 1165, जो कि अगेन 117% लगभग दुगना आज के करंट प्राइस से होता है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी फेयर वैल्यू नज़र आ रही है कंपनी में अगले 1.5 साल में, और काफ़ी अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नज़र आ रही है। इस हिसाब से हम देखें तो कंपनी के ग्रोथ प्लान और अन्य सारे मेट्रिक्स के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस अगर करें कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं इसका टोटल मार्किंग करूं इस सिनारियो की, जो हमने तीनों सिनारियो कैलकुलेट किए, तो ये मेरा स्कोर इसमें बन के आ रहा है 8/10, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। काफ़ी रियलिस्टिक सिनारियो हम लोगों ने इसमें पकड़े हैं, और बियर केस में हमने रियल एग्जीक्यूशन रिस्क पकड़े हैं, बेस केस अलाइंड है मैनेजमेंट की गाइडेंस से, और बुल केस है रोड मैप के परफेक्ट एग्जीक्यूशन पे बेस्ड, और प्रोबेबिलिटी भी हमने बेस केस को सबसे ज़्यादा दी है। उस हिसाब से कंपनी इस मैट्रिक्स पे काफ़ी अच्छा स्कोर करती है मैट्रिक्स पे एग्जीकॉन को। अब हम अपने फोर्ट्रेस मॉडल के अंतिम पार्ट में आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं एस मीन सेंटिमेंट्स एंड सिग्नल्स। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में, कंपनी के करंट शेयर प्राइस की मूवमेंट, प्राइस एक्शन के बारे में। तो अगर हम मार्केट सेंटिमेंट्स के कुछ इंडिकेटर्स देखें तो पिछले साल से कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग मोर देन डबल हो गई है कंपनी। 3 साल के रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं, 5 साल के रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। अपने IPO लॉन्च होने के बाद से कंपनी लगातार अच्छे रिटर्न देती नज़र आ रही है।
कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर नज़र आ रही है, 50 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर नज़र आ रही है। कंपनी काफ़ी शार्प रैली देने के बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज़ में इस समय चल रही है। बहुत सारे ग्रीन फ्लैग्स और पॉजिटिव सिग्नल्स कंपनी के लिए नज़र आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के बहुत अच्छे आए थे, गाइडेंस को बीट किया था कंपनी ने, ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेन्यू प्रोग्रेस ट्रैक पे चल रही है, मार्जिन कंसिस्टेंसी है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत डिसिप्लिन है कंपनी का। अगर आप ऑनरशिप और इंस्टीट्यूशनल सिग्नल्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं की है, डीआईए का पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक है। एक्विजिशंस स्ट्रेटजिक तरीके से कंपनी कर रही है, अपने कोई रेड फ्लैग गवर्नेंस में और रिलेटेड पार्टी इश्यूज़ में और अदर चीज़ों में नहीं दिखाई देता है। स्ट्रेटजिक सिग्नल्स देखें तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी की जो है अलाइन होने वाली हैं अगले कुछ सालों में। अगर मुंबई अयोध्या हो जाता है आफ्टर पुणे, मेसी ग्लोबल एरिना इंटरनेशनल एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में है, जो मैनेजमेंट की गाइडेंस ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, 50% ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने दिया है। अब कुछ रेड फ्लैग्स या कॉशन सिग्नल्स को भी देखते हैं कंपनी के क्या हैं। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा हाई रिटेल ऑनरशिप है कंपनी की, एफआई का पार्टिसिपेशन नहीं है, छोटा सा स्मॉल कैप है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, हल्का फुल्का प्रमोटर ने डाइल्यूट किया है अपना स्टेक। वेन्यू रैंप अप एग्जीक्यूशन में अगर दिक्कत आ जाती है तो प्रॉब्लम होगी कंपनी को। एक्विजिशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मल्टीपल एक्विजिशन कंपनी कर रही है। कस्टमर कंसंट्रेशन है, एक्विजिशन की पेस कंपनी की अगर स्लो हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है। और इकोनॉमिक और मार्केट रिस्क भी हमें कुछ समझने पड़ेंगे। सेंसिटिव है कंपनी, इकोनॉमिक सेंसिटिविटी है, अगर जीडीपी ग्रोथ से साइक्लिकल होते हैं जितने इवेंट्स होते हैं और कई बार कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर जैसे कोविड आ गया था, ये इलेक्शन टाइम आ गया, उस समय पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते हैं। कॉम्पिटिटिव है ये इंडस्ट्री, कोई भी आकर के इवेंट मैनेजमेंट में, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, compete कर सकता है। वैल्यूएशन कंप्रेस हो सकते हैं आगे जा कर के कंपनी के, अगर अगर जो है ग्रोथ स्लो होती है तो। इसके अलावा टेक्निकल कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं उनकी भी बात कर लें। एवरेज डेली वैल्यूम वेरी करता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड कंपनी नहीं है इसलिए लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पे बना रहेगा। इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी नहीं है इसलिए लार्ज फंड्स अभी यहाँ पर आने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपनी की, सो ये आप ध्यान में रखिएगा। 30 to 40% रेंज में वॉलेटाइल होती है ये कंपनी। तो बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स अगर आप हैं अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच में तो शायद आपको इसको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। कैपेक्स एग्जीक्यूशन का रिस्क है डेफिनेटली, अगर कैपेक्स अपने समय से नहीं पूरा हो पाता अयोध्या का और बाद में मुंबई का तो ये एक रिस्क में कंसिडर हो सकता है। इसके अलावा कैटलिस्ट हमने समझ लिए, इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी हमने समझ ली, सेंटिमेंट्स हमने समझ लिए, फंडामेंटल्स हमने समझ लिए। सब कुछ देखने के बाद मुझे ये लगता है इस सेक्शन में कि जो फंडामेंटल्स हैं ये मार्केट सेंटिमेंट से थोड़ा सा अहेड है, थोड़ी एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड इन डायरेक्शंस। सेंटिमेंट्स और सिग्नल्स में अगर ओवरऑल मैं मार्किंग करूं तो मैं इस कंपनी को देना चाहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है, एवरेज प्लस स्कोर है। और इस प्रकार से सारा का सारा फोर्ट्रेस का जो एनालिसिस है हमारा एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब एक बार मैं रिवाइज़ करके अगर पूरी मार्किंग को अपनी देखूं तो फाउंडेशन में मैंने इसे दिए हैं 7.5 आउट ऑफ 10, ऑनर्स वाले सेक्शन में हमने इसे दिए हैं 7 आउट ऑफ 10, रेवेन्यू वाले सेक्शन में मैंने इसे दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10, ट्रेजरी वाले सेक्शन में हमने इसे दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10, रिटर्न्स वाले सेक्शन में मैंने इसे दिए हैं 8 आउट ऑफ 10, इकॉनमी वैल्यू वाले सेक्शन में मैंने इसे दिए हैं 7.5 आउट ऑफ 10, सिनारियोज़ वाले सेक्शन में मैंने इसे दिए हैं 8 आउट ऑफ 10 और सेंटिमेंट वाले सेक्शन में मैंने इसे दिए हैं 7.5 आउट ऑफ 10। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैंने इस पूरे फोर्ट्रेस की जो स्कोर शीट बनाई है इसमें
इसमें रेवेन्यू को सबसे ज़्यादा 20% वेटेज दिया है, ट्रेजरी रिटर्न्स, इकोनॉमिक वैल्यू को सेम 15% वेटेज दिया है, सिनारियोस, फाउंडेशन और ऑनर्स को 10-10% वेटेज दिया और सेंटीमेंट को लास्ट 5% वेटेज दिया है। और सब मिलाकर के जो ओवरऑल स्कोर निकल के आता है वेटेड एवरेज का इस कंपनी का, वो निकल के आता है 7.93 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ। जो डिपेंड करेगा इसके एग्जीक्यूशन पे भी, एज ऑफ नाउ ये अच्छी डील नज़र आ रही है। तो आशा है कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कि आप किस कंपनी का एनालिसिस मुझसे इस फ्रेमवर्क पे करवाना चाहते हैं। आपसे जल्दी ही मिलूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।